एमबीबीएस के बाद सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा अगर हमने कंसल्टेंट बनना है? यूएसएमएलई और प्लैब, ये दो डिफरेंट पाथवेज हैं। शायद ये दोनों बेस्ट पाथवेज हैं अगर आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं। दोनों पाथ्स के अंदर हार्डशिप्स हैं, लेकिन इनका एट द एंड रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम डिस्कस करें यूएसएमएलई और प्लैब को और उनके सारे एस्पेक्ट को क्यों ना साइड बाय साइड देखें और कंपेयर कर सकें और फिर चूज़ कर सकें कि हमने आइदर यूएसएमएलई की तरफ जाना है या हमने प्लैब की तरफ जाना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और मैं अभी न्यूरोसर्जरी के अंदर अपनी रेजिडेंसी कंप्लीट कर रहा हूँ। What is USMLE and PLAB? तो USMLE is United States Medical Licensing Exam। ये एग्ज़ाम है, अगर आपने यूएस के अंदर ट्रेनिंग लेनी है तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट ट्रेनिंग। इसके बगैर आप वहाँ ट्रेनिंग नहीं ले सकते। इसी तरह यूके में अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है तो यू हैव टू गेट थ्रू प्लैब, प्रोफेशनल एंड लिंग्विस्टिक असेसमेंट बोर्ड। तो यूके में अगर आपने अपने अगर मेडिकल प्रोफेशन को कंटिन्यू करना है या आपने वहाँ पेशेंट्स को ट्रीट करना है या आपने वहाँ ट्रेनिंग करनी है तो यू मस्ट गो थ्रू अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड प्लैब। सबसे पहली बात ये आती है कि आप यूएसएमएलई और प्लैब को कब दे सकते हैं। तो यूएसएमएलई की सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये एमबीबीएस के दौरान दे सकते हैं, यानी कि अगर आपने फर्स्ट ईयर से अपनी तैयारी शुरू की हुई है और उसके बाद आप फोर्थ ईयर के अंदर स्टेप 1 दे सकते हैं, फाइनल ईयर के अंदर आप स्टेप 2 दे सकते हैं और फाइनल ईयर के बाद आप वहाँ जाकर उनका एग्जामिनेशन टेस्ट जो कि सीएस होता है वो दे सकते हैं और उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं वहाँ ट्रेनिंग पर अप्लाई करने के लिए। लेकिन प्लैब में ऐसा नहीं है। प्लैब के अंदर जो है ना, आपने जो आप उनका जो टेस्ट है वो आप तभी दे सकते हैं जब आपने एमबीबीएस क्लियर किया और आपके पास रजिस्ट्रेशन हो अपने लोकल, जैसे कि हमारी पाकिस्तान में पीएमडीसी होगी। और इसके अलावा जो है ना, आपका आइल्ट्स जो लैंग्वेज असेसमेंट स्कोर है वो आपका 7.5 उसमें आना चाहिए और जो मिनिमम जो बैंड होगा वो 7 होगा। यूएसएमएलई और प्लैब करने के बाद रेजिडेंसी कब मिलेगी? तो यूएसएमएलई अगर आपने अपना स्टेप 2 और स्टेप 1 जो है फाइनल ईयर में कर लिया है तो उसके बाद जब आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो तो आप वहाँ जाके सीएस क्लियर करें, या अगर ओईटी हैं तो आप ओईटी दें। उसके बाद आप कुछ टाइम दें जहाँ आपने जाके वहाँ क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेना होता है। उसके बाद आप हो सकता है कि 2-3 महीने के बाद ही मैच के अंदर बैठ जाएँ। प्लैब के साथ ऐसा नहीं है। बेसिकली आप यूके के हेल्थ सिस्टम के अंदर एंटर हो रहे हैं तो एनएचएस ने इस बात को रखा हुआ है कि जब आपने प्लैब दे देना है तो इसका मतलब ये है कि आप इक्विवेलेंट हैं वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट के। तो वहाँ उसके बाद आपने हाउस जॉब करनी होती है। तो आपका 2 ईयर्स जो है ना, जिसको फाउंडेशन ईयर कहते हैं, वो आपने वहाँ करनी होती है। अगर आपने पाकिस्तान में 1 साल हाउस जॉब की हुई है तो आपका 1 साल वेव ऑफ हो जाएगा। अब हम एग्ज़ाम के थोड़े से स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। तो यूएसएमएलई का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। फिर स्टेप 2 के आगे 2 पार्ट होते हैं, सीके एंड सीएस। एंड द स्टेप 1 इज़ बेसिकली द एग्ज़ाम ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट्स which consists of 280 questions which you have to complete in 8 hours. There is an important development for the step 1. In the future, from the January 2022, the step 1 will be only pass or fail. The scores will not matter. Step 2 is basically your test of your clinical knowledge. So in the clinical knowledge section, CK section, there are 318 questions which you have to complete in 9 hours. And then there is a CS portion, clinical skills portion, to go to the US in order to perform there, to show them that you have a certain level of clinical skills and you can apply that clinical skills to the patients. Step 3 consists of 2 parts in which you have to give 2 exams in 2 days. The part 1 of the PLAB is actually testing your clinical and concrete basic knowledge. There is a real life scenarios in the exam which you have to do in the multiple choice question forms. And the total number of the questions in the PLAB part 1 is 180 questions. So PLAB 2 is basically a clinical skill exam in which you have to show your clinical skills. It is actually based on mock ward and you have to perform there, and there are total 18 patients or 18 stations, and for each station they will give you 8 minutes. अब हम आ जाते हैं, what will happen if you get low scores or you've got failed in the exams. USMLE के अंदर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप एक दफ़ा भी फ़ेल हो जाते हैं तो आप उसको 7 टाइम्स दे सकते हैं, लेकिन अगर आप एक टाइम फ़ेल हो जाते हैं तो वो नोट कर रहे होते हैं कि आइदर आपने पहली अटैम्प्ट में पास किया या आइदर आपको और ज़्यादा अटैम्प्ट्स लगी हैं। और अगर आपने पहली दफ़ा फ़ेल हो गए हैं और आपको ज़्यादा अटैम्प्ट्स लगी हैं तो आपकी सीवी पे बहुत बुरा इंप्रेशन देते हैं। और फ़र्ज़ करें कि अगर आप पास हो जाते हैं और आपके स्कोर्स इतने अच्छे नहीं आते तो फिर 7 ईयर्स तक आप अपने स्कोर्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते। इफ़ यू फेल्ड इन प्लैब, there is almost none effect on your future long term job prospects. अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर वो नोट नहीं कर रहे होते हैं
आपके पास मुख्तलिफ अटैम्प्ट्स होती हैं, आपके पास 5 अटैम्प्ट्स हैं, आप फिर नेक्स्ट में जाकर जो है ना उसको अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करके दोबारा दे सकते हैं। तो अगर आप दोबारा पास हो जाएंगे तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, उनके लिए ये मसला नहीं है कि जो है ना आप पहले फेल हुए थे कि नहीं हुए थे, एज़ कम्पेयर टू USMLE जो कि नोट कर रहे होते हैं। और प्लैब के अंदर चाहे आपको बहुत अच्छा स्कोर आए बहुत कम स्कोर है, वो आपका मैटर नहीं कर रहा होता, आपने पास कर लिया, यू आर अलाउड टू एंटर इनटू देयर सिस्टम। You had done USMLE and today is the day that you are got inducted in the residency, so it will take almost 4 years for you to complete your residency। लेकिन अगर आप किसी ऐसी फील्ड में जैसे कि न्यूरोसर्जरी की फील्ड के अंदर तो आपको 7 साल भी लग सकते हैं। लेकिन यूके के अंदर यह है कि अगर आपने प्लैब अपना क्लियर कर लिया है तो फिर आपको 2 ईयर्स जो है ना वो फाउंडेशन ईयर या हाउस जॉब करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एंटर हो सकते हैं, और उसके बाद फिर एडिशनल 4 ईयर्स टू 7 ईयर्स जो है ना आपकी रेजिडेंसी के लेंगे। अब अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहते हैं जो आपकी पसंद की है, जैसे कि एक बहुत ही हाई डिमांडिंग फील्ड है जैसे कि डर्माटोलॉजी है, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी है, तो कितने चांसेस हैं कि आप यूएस में वो ले लेंगे कि आप यूके में ले लेंगे। यूएस जो है ना वो बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है मेडिकल ग्रेजुएट्स, फिर उनके अंदर भी जो बेस्ट फील्ड है उनके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपका वहाँ लोकल एक्सपोजर ज़्यादा है तो फिर आपके ज़्यादा चांसेस होती हैं। अगर आपने रिसर्च की हुई है यूएस के अंदर तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपने सिंपल स्टेप 1 स्टेप 2 किया हुआ है और आपके पास इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वरशिप्स या आपके पास इतने LORs या लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस नहीं हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है आपके लिए डिज़ायर्ड फील्ड में जाना। यूके के अंदर थोड़ा सा मामला डिफरेंट है, क्योंकि आप फाउंडेशन ईयर्स कर रहे होते हैं वहाँ, तो ऑलरेडी आप उनके सिस्टम के अंदर एंटर होते हैं, आपके पास टाइम होता है कि आप एक अच्छी रेपुटेशन अपनी बिल्ड कर लें। 2 सालों के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस भी पब्लिश कर सकते हैं। तो यूके के अंदर एज़ कम्पेयर टू यूएस एक ईजी है अगर आपने किसी कम्पिटिटिव फील्ड के अंदर जाना हो या अपनी किसी डिज़ायर्ड फील्ड जो कि बहुत हाईली कम्पिटिटिव उसके अंदर जाना हो। जो आ जाती है कि कितनी कॉस्ट लगेगी हमारे एग्ज़ाम्स के ऊपर और हमारे जो है ना टोटल एक्सपेंस आना जाना वीज़ा और इन सब चीज़ों के ऊपर। तो USMLE के अंदर अगर आपने एग्ज़ाम देना हो तो ओवरऑल जो कॉस्ट होगी एग्ज़ाम की वो तकरीबन $4000 होती है। इसके जो बरक्स अगर आप प्लैब को देखें तो अगर प्लैब की जो टोटल कॉस्ट होगी एग्ज़ाम की वो होती है $1500। तो USMLE थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू प्लैब। तो आपका ट्रैवल कॉस्ट आना जाना अगर ओवरऑल कॉस्ट को मिलाएं तो आपने अगर USMLE करनी हो तो आपका $15,000 से $20,000 आपका टोटल खर्चा आ जाता है। लेकिन ये प्लैब के अंदर यह है कि आपका 5 to 7,000 जो है ना वो टोटल खर्चा आता है। जब हम US या UK के अंदर हम रेजिडेंट से कंसल्टेंट बन जाते हैं तो हमारी सैलरी कितनी होती है? तो US की एवरेज सैलरी है वो है $3,13,000 पर एनम, और जो UK के अंदर सैलरी है डॉक्टर्स की है वो $1,21,000 होगी इक्विवेलेंट पर एनम के। और यूके के अंदर यह है कि डॉक्टर जो है ना बहुत लेट अपनी जाके ज़्यादा अर्निंग शुरू करते हैं, लेकिन यूएस के अंदर जो है ना जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो अर्निंग है वो बहुत जल्दी शुरू होती है और वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू यूके। हम आ जाते हैं कि वीज़ा पॉलिसी कि किस कंट्री के अंदर वीज़ा लेना आसान है और किस में मुश्किल है। जो यूएस है उसके अंदर वीज़ा लेना एज़ कम्पेयर टू यूके थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। सो यूएस की है वो इतनी फ्रेंडली पॉलिसी नहीं है IMGs के लिए, लेकिन जो यूके है उनके लिए अगर आपने अप्लाई किया हो तो बड़ी अच्छी और फ्रेंडली पॉलिसी होती है और आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है। मैंने अभी तक कोई बंदा ऐसे नहीं देखा जिसने अप्लाई किया और उसे वहाँ जाने के लिए वीज़ा लेने के लिए मुश्किल हो रहा हो। लेकिन USMLE मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे स्कोर्स लिए हुए हैं, लेकिन वीज़ा ना होने की वजह से, वीज़ा में प्रॉब्लम होने की वजह से वो वहाँ नहीं जा सके। USMLE है ना, अगर आपने दुनिया के टॉप मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ पढ़ना है तो US इज़ द पाथ। US के अंदर जो है उनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी है और उनका जो है बाकी वहाँ के ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनका लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप USMLE करके वहाँ ट्रेनिंग करते हैं तो वो सबसे अच्छा पाथ है। लैब जो है वो भी बहुत अच्छा पाथ है अगर आपने लेना हो US के अंदर जाते हैं या UK में जाते हैं तो दोनों डिग्रीज जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्टेबल है। लेकिन फिर आ जाता है कि एग्ज़ाम पैटर्न और वीज़ा पॉलिसी इन सारी चीज़ों की निस्बत जो UK है वो मोर फ्रेंडलियर है। आपको कम टाइम चाहिए एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए, आपको वीज़ा भी उनका फ्रेंडली होता है। लेकिन US के अंदर एक तो आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होती है, आपका वीज़ा भी फ्रेंडली इतना नहीं होता, आपको मुश्किल हो जाती है बाज़ का तो वीज़ा लेते हुए। लेकिन फिर प्लैब के अंदर ये है कि आपने वो अपना MBBS के बाद ही उसका प्रोसेस शुरू कर सकते हैं और आपको फाउंडेशन ईयर करते हैं। USMLE के अंदर यही है कि आप फाइनल ईयर के फ़ौरन बाद अपनी रेजिडेंसी कर सकते हैं अगर आपने अपने स्टेप्स जो हैं फाइनल ईयर के अंदर क्लियर किए।
तो आई वुड इनकरेज यू कि आप इन दोनों पार्ट्स को और एक्सप्लोर करें और अभी से डिसाइड करें कि आपने किस पाथ की तरफ जाना है, कौन सा पाथ आपको ज़्यादा सूट करेगा। इफ़ यू आर न्यू इन MBBS और आप सोच रहे हैं कि USMLE को किस तरह अप्रोच करना है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि हर साल आपने किस तरह अप्रोच करना है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और आगे अप टू फाइनल ईयर और USMLE के पाथ को। और उसमें मैंने रिसोर्स भी बताए हुए हैं कि कौन से बेस्ट रिसोर्सेज हैं, तो उसका मैं लिंक आपको इधर दे दूंगा। अगर आपने USMLE के रिसोर्सेज में देखना हो डिटेल से तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं।